हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 तक। अब इस वीडियो में रहने वाला है इकोनॉमिक्स क्लास 11 एनसीईआरटी एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के दौरान पूरी दुनिया में मलमल एक बहुत ही प्रसिद्ध सूती कपड़ा था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताना है। पहला कहता है, मलबल प्रकार के सूती वस्त्र की उत्पत्ति केरल और पड़ोसी क्षेत्र में हुई थी। पहली स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखना आपको गलत है। मलमल की उत्पत्ति मुख्य रूप से ढाका, जो वर्तमान में क्या है बांग्लादेश है, और बंगाल क्षेत्र से जुड़ी है, ना कि केरल से। सेकंड, मलमल भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली बेहतरीन किस्म की तंजीब थी। दोस्तों यहाँ पे तंजीब है जो मलमल का ही एक प्रकार था, जो अपनी कह सकते हैं महीनता और पारदर्शिता के लिए फेमस था, और ये भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पादित होने वाली बेहतरीन किस्मों में से एक था। राइट आंसर होगा सेकंड, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, औपनिवेशिक काल के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन सा सही है। पहला कहता है, व्यवसायीकरण के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के उत्पादक पहलुओं जैसे कि वैदिकाकरण, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और मिट्टी के विलवणीकरण में भारी निवेश किया। ये दोस्तों अपने आप में स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो अंग्रेजों का फोकस था उनका नकदी फसलों पर ज्यादा फोकस था, जहां से उनको लाभ हो सकता था, और कृषि के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए उन्होंने बहुत ही कम निवेश किया। पहली स्टेटमेंट गलत है। भारतीय किसानों द्वारा उत्पादित नकदी फसलों का भारतीय उद्योगों द्वारा पूरी तरह से उपभोग किया गया, जिससे भारतीय किसानों को कम आय हुई। पहले ये स्टेटमेंट दोस्तों इलॉजिकल है, गलत है, क्योंकि आपको पता है नकदी फसल जैसे कि नील, कपास, ये सभी फसल थी ब्रिटिश उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका निर्यात किया जाता था, कपास का, नील का। तो ना कि कह सकते हैं भारतीय उद्योगों को पूरी तरह से उपभोग किया इन्होंने, भारतीय उद्योगों द्वारा पूरी तरह से उपभोग किया गया, ये गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उपयोग करके सही उत्तर चुनें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति बहुत कम थी। अपने आप में दोस्तों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप कृषि प्रधान था। भारत क्या था उस टाइम, कृषि प्रधान देश था, कृषि पे ज्यादा निर्भर था, और जीडीपी में कृषि का ज्यादा योगदान था, ना कि औद्योगिक क्षेत्र का। तो यहाँ पे कहा गया है औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति बहुत कम थी, ये अपने आप में ठीक है। सेकंड, ब्रिटिश भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भारी उपस्थिति औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता थी। ये स्टेटमेंट दोस्तों मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान था बिल्कुल ही कम था, अपने आप में गलत है ये स्टेटमेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में व्यवस्थित रूप से औद्योगिकरण की नीति के पीछे औपनिवेशिक सरकार के प्राथमिक उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, वे भारत को ब्रिटेन में आगामी आधुनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल का एकमात्र निर्यातक बनाना चाहते थे। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत को ब्रिटेन में आगामी आधुनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे कि कपास, नील, इन सभी के लिए दोस्तों एकमात्र निर्यातक भारत को बनाना चाहते थे, ये अपने आप में ठीक है। सेकंड, वे भारत को उन उद्योगों के तैयार उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार में बदलना चाहते थे। ये भी अपने आप में स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है, क्योंकि वे भारत को कह सकते हैं रेडी प्रोडक्ट्स का एक मार्केट बनाना चाहते थे, तैयार उत्पादों का बाजार, जैसे कि कपड़ा, मशीनरी एक्सेट्रा, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा, दोनों सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, भारत में औपनिवेशिक युग के दौरान जनसंख्या की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। पहला कहता है 1921 से पहले भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है। 1921 से पहले भारत उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के कारण जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि क्या थी? कांस्टेंट थी, स्थिर थी। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक थी। ये मैं दोस्तों पहले कथन में बता चुका हूँ। क्या थी? कांस्टेंट थी, बिल्कुल ही धीमी थी। ये कहता है बहुत अधिक थी। ये गलत हो गया। तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो गलत हो गया वही हमारा राइट आंसर है। यही पूछा था कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने स्वतंत्रता के समय से एक नियोजित अर्थव्यवस्था का पालन किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। भारत की योजनाएं 5 साल की थी और इसमें एक दृष्टिकोण का अभाव था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं थी जो 5 साल के लिए थी। ये अपने आप में ठीक है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि इसमें एक दृष्टिकोण का अभाव था, क्योंकि इन योजनाओं का उद्देश्य समावेशी विकास, औद्योगिकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। ये नहीं कह सकते कि एक दृष्टिकोण में क्या था? अभाव था। इसमें एक दृष्टिकोण का अभाव था, ये गलत है। ये नहीं कहा जा सकता। सेकंड, भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत भारत के नियोजित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिनको बोलते हैं हम, राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो भारत को नियोजित दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। थर्ड, हमारी पंचवर्षीय योजनाएं यह नहीं बताती कि प्रत्येक अच्छी वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाना है। ये स्टेटमेंट भी दोस्तों अपने आप में ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं आर्थिक लक्ष्यों और क्षेत्रों पर इनका ध्यान केंद्रित था, लेकिन किसी कह सकते हैं स्पेसिफिक वस्तु या आर्टिकल पे या उसकी सेवा प्रदान करने की मात्रा को निर्धारित नहीं किया गया था। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। 2 और 3 सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा ट्रू है बताना है। फर्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान काफी हद तक माल नोबिस के विचारों पर आधारित थी और इसलिए इसे माल नोबिस योजना कहा जाता था। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से कब तक थी? 1961 तक। इसको माल नोबिस योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारतीय प्रकाश चंद्र सॉरी प्रशांत चंद्र मालनोबिस द्वारा इसको विकसित और आर्थिक विकास मॉडल मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसे मालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता था। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ध्यान रखना आपको, टाइम पीरियड क्या था? 1956 से 61 तक। सेकंड कहता है मालनोबिस को संख्या पत्रिका के प्रकाशन की उपलब्धि का श्रेय भी दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रशांत चंद्र मालनोबिस को संख्या नामक पत्रिका के प्रकाशन का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, ध्यान रखेंगे, मालनोबिस ने। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, उद्योग नीति संकल्प 1956 में उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत क्लासिफाई किया गया। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1956 की औद्योगिक नीति ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 3 टाइप है, ये अपने आप में ठीक है। सेकंड, इस नीतिगत संकल्प के तहत किसी भी उद्योग को किसी भी प्रकार के सरकारी नियंत्रण के बिना निजी क्षेत्र द्वारा चलाने की अनुमति नहीं थी। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि निजी क्षेत्र थे जो उनको नियंत्रण था सरकार के बिना चलाने का भी। इस बात पे जोर दिया गया था नई औद्योगिक नीति के अनुसार। ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 1950 में 12.4% से बढ़कर 1990-92 में 35% हो गई। ये दोस्तों जो डाटा है, ध्यान रखना आपको गलत दिया हुआ है। ये आंकड़ा है 11.8% से बढ़कर कितना हो गया था, 24.6%, ना कि 12.4% से बढ़कर 35%। ये गलत है। 1956 में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत से सार्वजनिक क्षेत्र को क्या उत्पादन करना चाहिए और क्या निजी क्षेत्र का उत्पादन किया जा सकता है, इसके बीच एक स्पष्ट अंतर है। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको, ये अंतर स्पष्ट था अपने आप में, ये स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने कर लिया था, ठीक है, एक्सप्लेन भी किया था मैंने। किसको दिया जाता है, PC मालनोविस को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और 1991 के आर्थिक संकट के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला, सरकार विदेशों से अपने उधार पर पुनर्भुगतान करने में सक्षम नहीं थी। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 1991 में भारत को गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा था, जिससे सरकार के लिए अपने विदेशी ऋणों का भुगतान करना काफी मुश्किल हो गया था। सेकंड, विदेशी मुद्रा रिजर्व पेट्रोल अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को आयात करने के लिए पर्याप्त नहीं था दोस्तों, ये भी अपने आप में ठीक है, पैसे नहीं थे सरकार के पास। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई थी, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, क्योंकि संकट के दौरान मुद्रास्फीति एक बड़ी समस्या बन गई थी, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई थी। ये अपने आप में ठीक है स्टेटमेंट। 1991 के आर्थिक संकट के संदर्भ में सभी स्टेटमेंट ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, 1991 में शुरू की गई सुधार नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पहला, सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। ये स्टेटमेंट दोस्तों देखो, समाप्त तो कर दिया गया था बहुत सारी श्रेणी का, लेकिन सभी का नहीं, ठीक है। सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त नहीं कर दिया गया था, सभी के लिए नहीं था, बहुत सारी श्रेणी थी जिनको लाइसेंस के दायरे में रखा गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादित कई वस्तुओं को अनारक्षित बनाया गया था। ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1991 की 1991 की औद्योगिक नीति का एक उद्देश्य था कि जो छोटे लघु उद्योग हैं उनके लिए कुछ श्रेणियों को, कुछ प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया था, अनारक्षित कर दिया था, ताकि वे बड़े उद्योगों को के साथ compete कर सकें, उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकें। ये स्टेटमेंट ठीक है। RBI की भूमिका के नियामक से वित्तीय क्षेत्र के सुविधाकर्ता में बदल दिया गया। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक RBI की भूमिका में बदलाव आया था, जहां केवल नियामक की बजाय वित्तीय क्षेत्र के विकास और सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में भी ये कार्य करने लग गया था RBI। तो राइट आंसर होगा 2 और 3 ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है, विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है। सही उत्तर का चयन करें। पहला, विदेशी मुद्रा समिति FCA, फॉरेन करेंसी एसेट दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है, शामिल है अपने आप में, ध्यान रखेंगे। विदेशी मुद्रा समिति, फॉरेन करंट एसेट्स वो होते हैं, वो परिसंपत्तियां होती हैं जिनका मूल्यांकन देश की अपनी मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में किया जा सकता है, जैसे कि US डॉलर। ये अपने आप में ठीक है, इसको इंक्लूड करेंगे। सोने का भंडार दोस्तों, यह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए सोने की भौतिक मात्रा को संदर्भित करता है, ये भी ठीक है। विशेष आहरण अधिकार SDR जिसे वो बोलते हैं, ये जो एसेट्स हैं ये किसके अंडर आते हैं, IMF के द्वारा ये बनाए गए हैं, ये भी अपने आप में विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम का विशेष महत्व है। पहला, आय और खपत
के स्तर। आप ध्यान रखेंगे ये अपने आप में ठीक है। गरीबी को मापने का एक ये पारंपरिक तरीका माना जाता है। आय या खपत के एक निश्चित स्तर से एक लेवल से नीचे वाले परिवारों को गरीब माना जाता है। ये एक क्या है दोस्तों, अपने आप में आयाम है गरीबी को, पॉवर्टी को एक्सेस करने का। सेकंड, सामाजिक संकेतक। सामाजिक संकेतक में क्या क्या आएंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाएं, ये सब आएंगी, इन तक पहुंच आएंगे। अगर इन तक पहुंच कम है तो उसे भी क्या माना जाएगा? गरीबी में शामिल किया जाएगा। उसका भी कह सकते हैं महत्व होगा, ये भी इंक्लूड करेंगे। सामाजिक राजनीतिक सुबेगता, सोशियो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी, ये वो फैक्टर हैं सारे के सारे जो व्यक्ति और समूह को सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर बनाते हैं, जिससे वे गरीबी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ये भी अपने आप में एक फैक्टर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? भारत में 3/4 से अधिक गरीब अभी भी गांव में रहते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारी रिपोर्टों के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की कुल संख्या में गिरावट आई है, जबकि शहरी गरीबों की संख्या में दोस्तों मामूली वृद्धि हुई है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कौन सा सही है? फर्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY, जिसका उद्देश्य केवल स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है। पहली स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, पार्सली ये गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट का दोस्तों कह सकते हैं ये योजना है जो SJSRY, इसका उद्देश्य स्वरोजगार के साथ साथ शहरी गरीबों को भी मजदूरी रोजगार भी प्रदान करना था। ध्यान रखेंगे, जैसा कि शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम UWEP, इसका एक दोस्तों क्या घटक है, इसके अंदर आता है। ये स्टेटमेंट कह सकते हैं गलत है, ना कि सिर्फ उद्देश्य स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना सिर्फ। सेकंड, SJSRY के तहत इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? पहला, अलग समिति दोस्तों 1979 1979, तेंदुलकर समिति 2009, रंगराजन समिति 2014, तीनों भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित सभी की सभी समितियां कमेटी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र ने एक राष्ट्र में शैक्षिक अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया को तेज करता है। शिक्षा विकास को कैसे प्रभाव करती है? नीचे दिए गए कथनों या विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला, यह लोगों को उच्च कमाई की क्षमता प्रदान करती है, अपने आप में ठीक है। शिक्षा दोस्तों ठीक है, लोगों को उच्च कमाई की क्या करती है? क्षमता प्रदान करती है, अवसर प्रदान करती है, ठीक है। यह जीवन में बेहतर विकल्प बनने में सक्षम बनाता है, ये भी ठीक है। शिक्षा के बारे में, यह समाज में हो रहे बदलाव को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करता है, ये भी ठीक है। शिक्षा नवाचारों को प्रोत्साहित करती है, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था में शक्तियों और अवसरों का सदुपयोग में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को दुनिया में खुद को ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रयास की वकालत की थी। किसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था? सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं आपको क्या कहता है ये। कहता है भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था में शक्तियों और अवसरों का सदुपयोग। इस रिपोर्ट को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दोस्तों पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था? तो ध्यान रखना आपको, इसको प्रकाशित किया था विश्व बैंक ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? फर्स्ट,
कुल सरकारी खर्चों में शिक्षा का खर्च हिस्सा 1952 के प्रथम बजट से लगातार बढ़ा है। पहली स्टेटमेंट है जो पार्सली ठीक भी है और गलत भी है दोस्तों, क्योंकि इसने बोला लगातार बढ़ा है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, ये नहीं कह सकते हर टाइम जैसे कोई वैल्यू ग्राफ इंक्रीज हुआ है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये पार्सली ठीक है। सेकंड, 1952-2014 के दौरान 1952 से 2014 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा व्यय 0.64 से बढ़कर 3.8% हो गया। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ये नहीं हो सकता। अगर हम नॉर्मली देखें, समय के साथ, टाइम के साथ दोस्तों शिक्षा पर सरकारी खर्च समय के साथ बढ़ा है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन लगातार नहीं कह सकते। अगर इसका एग्जामिनर का मानना है कि समय के साथ बढ़ा है तो हम ऑप्शन करेंगे ये, वरना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, उस समय ग्रामीण विकास के पक्ष में वह तर्क क्या है जब शहर तेजी से बढ़ रहे हैं? फर्स्ट, सही बताना कौन सा है। भारत की 2/3 से अधिक जनसंख्या लीज उत्पादक कृषि पर निर्भर करती है। ये अपने आप में स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लीज पे लेते हैं, जमीन को खेती करते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। सेकंड, 1/3 ग्रामीण भारत अभी भी भयानक गरीबी में रहता है। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों माना जाता है अपने आप में, ठीक है। 1/3 ग्रामीण भारत अभी भी भयानक गरीबी में रहता है, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, बैंकिंग प्रणाली के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पहली स्टेटमेंट कह सकते हैं अपने आप में ठीक है, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली का विस्तार दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराता है या ऋण उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे किसान और ग्रामीण ऋण ले सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, ये ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में कृषि ऋण बकाये दरें सबसे अधिक रही, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। बहुत सारी रिपोर्टों से दोस्तों ये पता चलता है, मौसमी अनिश्चितता के कारण, फसल की विफलता के कारण, कीमतों में बाजार की कीमतों उतार चढ़ाव चढ़ाव के कारण ग्रामीणों को ऋण चुकाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो बकाया दरें सबसे अधिक रही, ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ध्यान रखेंगे आप, ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन से संबंधित है, जिसे भारत में श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूध का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, भारत में कुल कार्यबल का 3/4 हिस्सा ग्रामीण श्रमिकों का है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्यबल का लगभग 54.6% कृषि गतिविधियों में लगा हुआ है, और कह सकते हैं ग्रामीण श्रमिकों का है, ना कि 75% है। 75% नहीं है, 54.6% के आसपास है, ये गलत हो गया। कुल श्रम शक्ति में पुरुषों की बहुलता है दोस्तों, ये अपने आप में ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष कार्यबल भागीदारी कितनी है? 53.26% है, जबकि महिलाओं की भागीदारी 25% के आसपास है, ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यबल का अनियमितीकरण अनियमितीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अनियमितीकरण का मतलब है जहां पे कह सकते हैं, अनियति रिलेट कर सकते हैं हिंदी में, कोई काम करने की आपकी नियत नहीं है, ठीक है, नियत नहीं है, तो उसे बोलेंगे अनियत। इसका मतलब है दोस्तों, श्रमिकों का औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र की ओर बढ़ना, जहां उन्हें कम या कोई सामाजिक सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते, इसका मतलब ये होता है। अब इसके बारे में बताना है,
कौन सा ठीक है? श्रमिकों को स्वरोजगार के कारण मजदूरों में स्थानांतरित करना अपने आप में ठीक है। नियमित वेतनभोगी श्रमिकों का अनियत मजदूरों में स्थानांतरित करना, ये भी अपने आप में ठीक है। क्योंकि जब श्रमिक स्वरोजगार में लगे होते हैं, वो अपनी कह सकते हैं हिंदी में अनौपचारिक रूप से वो काम करते हैं, उनको वो सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते। ये क्या है? एक कार्यबल अनियमितीकरण का एक रूप है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नियमित वेतनभोगी श्रमिकों का अनियत मजदूरों में स्थानांतरित करना, मतलब कि जहां पे जो लोग नियमित या सुरक्षित रोजगार वाले श्रमिक होते हैं, उनको ऐसे कामों पर लगा दिया जाता है। परमानेंट मजदूरों को अस्थायी या दिहाड़ी मजदूरी वाले कार्यों में उनको धकेल दिया जाता है, जिससे उनकी रोजगार सुरक्षा और लाभ समाप्त हो जाते हैं। ये भी किसका है दोस्तों? अनियत मजदूरों में स्थानांतरित करना किसका है? ये भी अनियमितीकरण का अच्छा वर्णन है। दोनों ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए कांड के साथ निम्नलिखित अभिकथन पर विचार करें। अभिकथन है, दर्शन है, ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम से अधिक है। या में स्टेटमेंट लॉजिकली कह सकते हैं सही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास उच्च आय अर्जित करने के लिए सीमित संसाधन है दोस्तों, ये भी ठीक है। और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम से अधिक क्यों है? क्योंकि ग्रामीण लोगों के पास उच्च आय अर्जित करने के सीमित संसाधन है। इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिछड़े राज्यों की तुलना में उद्योग और कृषि क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बेहतर भौतिक बुनियादी ढांचा है। पहली स्टेटमेंट लॉजिकली हम कह सकते हैं अपने आप में ट्रू है दोस्तों, क्योंकि उद्योग और कृषि क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आमतौर पर बेहतर भौतिक बुनियादी ढांचा होता है, जैसे कि अच्छी सड़कें, बिजली, सिंचाई, आर्थिक गतिविधियां। तो ये अपने आप में ठीक है। ऊर्जा, परिवहन और संचार से जुड़े बुनियादी ढांचे सामाजिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे गलत है, ये आते हैं भौतिक बुनियादी ढांचे में, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का परिभाषा के अंतर्गत आएगा? फर्स्ट कोयला। कोयला दोस्तों एक जीवाश्म ईंधन है और ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, ये अपने आप में पारंपरिक स्रोत है, ध्यान रखेंगे। गाय का गोबर, दोस्तों गाय का गोबर बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसे पारंपरिक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी अपने आप में ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा आएगा, ध्यान रखेंगे, गैर पारंपरिक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। ये बार हो गया, राइट आंसर होगा एक और दो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है बताना है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM में आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी 5 प्रणालियां शामिल हैं। ये अपने आप को दोस्तों आपको याद करना है, अपने आप में ठीक है। वर्तमान में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM के पंजीकृत चिकित्सक नहीं है, ये दोस्तों गलत है। आयुष प्रणालियों के तहत पंजीकृत चिकित्सक मौजूद हैं, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों से बना है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैव तत्व है? जैविक में दोस्तों ध्यान रखें, पर्यावरण के जैविक घटकों में वे सभी जीव जो जीवित हैं वो शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा होगा? ओनली वन होगा, ना कि धूप होगा, ना चट्टान होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, मॉन्ट्रियल क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, अंतरराष्ट्रीय समझौता है ये, जो 16 सितंबर 1987 में किया गया था, और ये जिम्मेदार है ओजोन क्षरण के लिए, मतलब ओजोन की हानि के लिए, ओजोन की कमी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत निम्नलिखित समूह में से किसका हिस्सा नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग
करके सही उत्तर चुने। भारत किसका हिस्सा नहीं है? पहला है सार्क। दोस्तों सार्क क्या, भारत है जो सार्क का संस्थापक और पूर्ण सदस्य है। उसके बाद आसियान। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, बल्कि एक संवाद सहयोगी माना जाता है इसको, मतलब दूर से ही बातचीत में रहता है, ये नहीं होगा। G20 दोस्तों, सॉरी G8 दोस्तों, G8 अब क्या है, G7 है। रूस के बाद, रूस निकल गया यहाँ से। भारत G8 का दोस्तों सदस्य नहीं था, ये भी नहीं होगा। G20, G20 का भारत पूर्ण सदस्य है। ब्रिक्स, भारत दोस्तों ब्रिक्स का भी सदस्य है। राइट आंसर होगा, किसका नहीं है, दूसरे और तीसरे का, ऑप्शन ए।